खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा ताकतवरों से बात की है, इस बार भी वो उन्हीं से बात करेंगे। आप लोगों को तो मैडम वो कुछ समझते ही नहीं है ना आप लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बात ये है कि मेरे कान में जो अल्फाज आए हैं वो हैं कि वही मालिक हैं और स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो मालिक हैं तो आप क्या हैं? मुलाजिम। अगर वो स्टेक होल्डर्स हैं तो आप क्या हैं? तो जब आप उन्हें मालिक और स्टेक होल्डर के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो मालिक से मुलाजिम क्या बात करेगा? तनख्वाह बढ़ा दो या मैं पुरानी तनख्वाह पे काम करने को, या नौकरी बहाल कर दो। वही पुरानी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हूँ या मेरी नौकरी बहाल कर दो। अब नौकरी बहाल होगी तो ये तो वो कर ही चुके हैं कि क्योंकि मुझे गिरफ्तार किया था मालिक ने, तो इस तरह से ऐसा हुआ, और फिर गिरफ्तार करेंगे तो फिर होगा। तो अब मालिक जो है वो क्या करे? और बात वही है कि कब उन्होंने अपने तौर पे सियासत की है। खुद ही वो बताते हैं कि पहले कर्नल एहतशाम जो थे उनका था, फिर परवेज़ मुशर्रफ, एहतशाम ज़मीर जो थे, फिर परवेज़ मुशर्रफ के साथ वो चले। परवेज़ मुशर्रफ बहुत अरसे हयात रहे अपनी किताब लिखने के बाद, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारा और इनका झगड़ा ये था कि हमसे 100 सीट मांग रहे थे, हम 35 से 40 इन्हें देना चाहते थे। वो जिंदा रहे, उनकी किताब रही, इन्होंने आज तक उस पर चूं भी नहीं की, क्योंकि जाहिर है कि गोद में थे, और गोद में जब इंसान होता है तो वो समझता है कि मुझे फेंक सकते हैं नीचे। फिर थोड़ा गोद में ऊंचा लेवल हुआ तो हुकूमत मिल गई, पाशा मिल गए, उंगली मिल गई, सब हो गया। तो ज़हीरुल इस्लाम मिल गए, उन्होंने भी गोद से हल्के हल्के उतर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया कि भाई तुम थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए गए थे 2018 में। तो क्या बात करनी है, हमें ये पता चल जाए। और ये हमें अब पता चल गया कि ये न सियासी थे न सियासी हैं, इनको थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाया गया था, ये रो इसीलिए रहे। और अब वो बात करते हैं नहीं करते हैं ये इनका मसला है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इनका चेहरा बड़ा खुल के सामने आ गया है। सही सही। और जहाँ तक आपने ट्विटर वाली भी बात की, जी जी, मैं आती हूँ ना उसके सवाल पे, मैं आती हूँ उस पर। राना साहब, सर ये तो बात बिल्कुल तय है ना, ये राइटिंग ऑन द वॉल है कि एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी। बड़ा वाजे, बड़ा क्लियर मौकफ पिछले महीने की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी मैंने बता भी दिया है। खान साहब का मौकफ ये है कि वो बात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे। तो फिर सर रास्ता कैसे निकलेगा? ये जो सियासी तनाव है ये कम कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, वो रास्ता निकालना ही नहीं चाहते। उनका एजेंडा इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम ना लाने देना है, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना है, और उनका एजेंडा इस मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी लाना है। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। अब अगर आप सिर्फ आजकल गौर करें, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है कि महंगाई की शरह 11.8% पे आ गई है। अभी मई के एक्सपोर्ट के फिगर आए हैं, $500 मिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ गई है, 2.8 बिलियन की एक्सपोर्ट थी। आपकी PIA प्राइवेटाइज होने जा रही है, डॉलर आपका स्टेबलाइज हो गया है, सूद की शरह कम होने जा रही है इंशाल्लाह, IMF का मुआहदा होने जा रहा है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। यानी कि ये बहुत खुश आइन जो हैं, ये इंडिकेटर्स हैं जो आपको, जो हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, वो दूर रह चुके हैं। आपके रिजर्व्स $15 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, मुल्क स्टेबलाइज हो रहा है। और इधर खान साहब जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी जमात का ये एजेंडा है कि इस मुल्क में जो बेहतरी आई है वो भी चले जाए, और ये मुल्क जो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की नज़र हो जाए। ये मुल्क जो है ये सियासी नफरत के जो बीज वो बो रहे हैं उसकी नज़र हो जाए। इसके अलावा उनको कुछ नहीं सूझता। वो यहाँ इस जो वो कहते हैं, देखें जो उन्होंने ट्वीट की, उससे मैं यानी कि इस हद तक कोई भी इख्तलाफ मेरे ख्याल से इतना नहीं बड़ा कोई बनता कि आप कहें कि जो रिपोर्ट है वो पब्लिक होनी चाहिए। बिल्कुल हम भी इसको डिमांड करते रहें, लेकिन जो उन्होंने वीडियो वहाँ जो रिलीज हुई, जिसको एक्सेप्ट किया, जिसको तस्लीम कर रही है, वो एक प्रोपेगेंडा जी बिल्कुल वो प्रोपेगेंडा है। वो इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सरबराह, जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो उनके सरबराह हैं,
उनकी साख को ख़राब कर रही है, वो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा जो कि एक गलत किस्म का नफरत के बीज बोने वाला प्रोपोगेंडा है, उसको प्रोपोगेट कर रही है और उसको ये लोग ओन करते हैं। ये इनकी सियासत, ये आज की ये एक अमल नहीं है, इस तरह के बीसियों अमल हैं जो पिछले, या बल्कि बीसियों नहीं दर्जनों अमल हैं कि जो आप वो नाफरमानी मूवमेंट से, बिल जलाने से, हवाला हुंडी से, रेडियो पाकिस्तान पे हमले से, असेंबली पे धावा बोलने से, मीर जाफर, मीर सादिक के नारे। मुझे बताइए कि आज एफआईए ने खान साहब से कुछ सवालात भी पूछे हैं। इससे पहले बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब को भी अदालत ने तलब किया है, उनसे भी पूछगछ की गई। कुछ पता चल सका वैसे अब तक उस वीडियो के हवाले से? क्योंकि आगाज में हमने देखा पहले तो उसे ओन करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई कह रहा था कि जी कहाँ से पोस्ट हो गई, किसने कर दी, कोई कह रहा था खान साहब को मालूम है, किसी ने कहा खान साहब को नहीं मालूम है। फाइनली पीटीआई इस स्टेज पे आई कि उसकी ओनरशिप ले ली। लेकिन आगे मजीद जो आप लोगों ने मालूम करना था, जो एफआईए पूछगछ कर रही थी, उसमें क्या पता चला है? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और ये तो एफआईए का मैंडेट है। इसको अभी हम इसको कोई, यानी कि गवर्नमेंट जो है, एफआईए इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी कर रही है। जब वो कंक्लूड होगी तो डेफिनेटली कोई, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देना हुआ, वो स्टेटमेंट उसके ऊपर दे देंगे। दी होगी ना सर, वजीर आजम की हिदायत के बगैर तो नहीं हुआ होगा सर। देखें, एफआईए को हदायत ना भी मिले तो उनका काम है कि अगर एंटी मुल्क कोई मामला चल रहे हैं, कोई एंटी स्टेट एजेंडा चल रहा है, कोई जो है वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन कर रहा है और उनको अटैक कर रहा है और झूठी बुनियादों पे कर रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ये कहाँ से ट्वीट हुई, कैसे हुई, ये सारे राना साहब इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि एफआईए एक इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी भी हुकूमत की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हिदायत नहीं गई, वो अपने तय इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई डायरेक्शंस नहीं गई। अगर ऐसी कोई डायरेक्शंस होती तो वो कोई रिटर्न फॉर्म में होती, जो कि नहीं है। लेकिन बहरहाल देखें, ये तो गवर्नमेंट ने जो है समझती है कि अगर एंटी स्टेट एजेंडा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो एफआईए कर रही है। किसी की उनका इंडिपेंडेंटली भी ये रोल है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें। वो जब ये मामला कंक्लूड होंगे उसके ऊपर जरूर वो मौक़िफ़ देंगे। वैसे नॉट ओनली गवर्नमेंट, बहैसियत लेमैन, बहैसियत पाकिस्तानी, हर कोई यही चाहता है कि अगर कोई एंटी स्टेट एजेंडा है तो उसके खिलाफ न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। शैला साहिबा, ये तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ख़बरों में इस तरह की बातें हो रही हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वो गालिबन कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं या वो बैकडोर मुलाकातें कर रहे हैं और मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि क्या वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, सेकेंडली ये कि क्या वो इस चीज़ के लिए केपेबल भी हैं। अच्छा, एक तो ये है कि एफआईए की आपने बात की, थोड़ा सा इंसान के छोटे छोटे ज़ख्म होते हैं, उनकी भी कभी कभी वो रिसने लगते हैं। खान साहब, बानी पीटीआई की दौर था, इनकी हुकूमत थी, एक पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर ने, नॉट ओहदेदार, उसने स्पीच की और उसमें साकिब निसार जो हैं उनके बारे में कोई बात की। उसके बाद उसने अपनी वीडियो सबको शेयर कर दी। अब बहुत सारे लोगों के पास, मुझ समेत, वो नाम से सेफ नहीं था शख्स। मुझे एफआईए ने बुलाया इनके दौर में कि हमने उस शख्स को गिरफ्तार किया था उस स्पीच की बिना पे, तो उसने जिसको ये भेजी है, आपको बुलाया, आपने इसको किस को दी? तो भाई मेरी प्रॉपर्टी थी ना, मेरे मोबाइल में कोई चीज़ आई है, मेरी प्रॉपर्टी है, तो मुझे इस पे एफआईए ने बुलाया। सही। और ना सिर्फ मुझे बुलाया, एमएनएस को भी बुलाया, नासिर शाह साहब वगैरह को भी बुलाया। मैं तो चली गई थी, इन लोग ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम एमएनएस हैं, हमें नहीं बुलाया जा सकता इस तरह। अब जो ये आज की जो मैंने कार्रवाई देखी थी, उसमें एडिशनल डायरेक्टर एफआईए अयाज अहमद और सब इंस्पेक्टर मुनीब शामिल हैं। उन्होंने इनके वकला की मौजूदगी में जो है, शैला साहब, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने जैसा कि कहा कि उस वीडियो पर बाकी एमएनएस को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम एमएनएस हैं। एमएनएस को एक इस्तिस्ना की उन्होंने बात कर दी। तो अभी यही बात उमर अयूब साहब भी कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी कर रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया जा सकता। सेकेंडली वो ये जी कोर्ट ऑर्डर पे, बल्कि कोर्ट ने तो ये कहा है कि इन पे मुकदमा नहीं बनाना। एक और चीज सेकेंडली उनकी तरफ से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि डीजी एफआईए को पार्लियामेंट में बुलाया जाए,
देखिए मुतालबा तो चांद की मिट्टी लाने का भी हो सकता है इस मुतालबे को लेकिन ये है कि ये तो कोर्ट ने इनको बाकायदा सेव करके भेजा है, ठीक है। और परसों तक तो ये कहा जा रहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब वगैरह ने ये कहा कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम जब पीटीआई में आए उससे पहले से ये बाहर से हैंडल हो रहा है। लेकिन आज एक्सेप्ट भी किया गया है, आज खान साहब ने भी किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन हैंडल कर रहा है। अब दूसरी बात आपने बात की गंडापुर। देखिए एक शख्स जिसको अपनी बात के दरमियान ये नहीं मालूम कि झाग निकल रहे हैं मुंह से, जिसको ये नहीं मालूम कि मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर होने के बजाय चीफ मिनिस्टर, क्या अल्फाज बोल रहा हूँ, क्या मेरा लहजा है, क्या मेरी गुफ्तगू है, उसको गुंडागर्दी के लिए तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बट नॉट द चीफ मिनिस्टर। तो मैं नहीं समझती कि मैं उसके बारे में बात भी करूँ। मेरे भाई हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मैं 100 बातें ये मुझे कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती हूँ। तरीक़ा होता है, एक तहजीब होती है, एक शाइस्तगी होती है जो उसे छू के नहीं गुजरी। ना घर की तरबियत उसके पास है, ना पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो उसकी यही है कि बानी पीटीआई खुश होते थे कि उनके जो मरहूम दोस्त थे जिनके जनाजे में वो नहीं गए थे, नईम साहब, उन्होंने गिलास पानी मारा था जमील सुमरो के, तो वो बड़े खुश हुए थे। ये बात कोर्ट की जाती है आरिफ अलवी के हिसाब से कि उन्होंने कहा कि जब पता चला तो बड़े खुश हुए। तो वो उनको खुश करने के लिए गंद में घचोल रहे हैं अपने आप को, लेकिन मैं उन पे बात नहीं कर सकती। सही। हामिद रज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा साहब, आज जो बात की खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ, जो गुफ्तगू उन्होंने की, एक मैसेज उनकी तरफ से कन्वे किया गया बेसिकली। तो सर ये पॉसिबिलिटी कैसे है जिनसे वो बात करना चाहते हैं, आज बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया, उन्हीं का नाम लेकर, बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर, बाकायदा सरबराह का नाम लेकर वो इल्जाते हैं, वो बाकायदा कहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हुआ या बुशरा बीबी को कुछ हुआ खुदा ना खास्ता तो जिम्मेदार इदारे के सरबराह होंगे। सर ये दोहरा मयार कैसे कि आप एक तरफ उन्हीं से बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन इल्ज़ामात भी आप उनकी तरफ कर रहे हैं, और बाकायदा प्रोपेगेंडा जो उस वीडियो के थ्रू हुआ आखिरी पार्ट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँगी, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक बड़ी रियलिटी है, इसे हमें एडमिट करना पड़ेगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट, एज सिंपल एज दैट। लाजमी नहीं है कि आप की वो लाइकिंग में ही हो तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, डिसलाइकिंग में भी हो तो बात क्यों नहीं हो सकती। मेरा फिर भी स्टिल माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि मुज़ाकरात सियासी हुकूमत, ये बयान की नौबत क्यों आई, बयान की नौबत क्यों आई, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी। बड़ा प्रेशर था खान साहब पे। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब फॉर्म 47 का मामला आया और हमारा मैंडेट चोरी हुआ कि जी कौम ऑलरेडी एक एजिटेशन के मूड में है और हमें इतना बड़ा वाज़ह मैंडेट मिला है तो वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। वन स्टेप अहेड जाते हुए पार्टी के अंदर से बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस बात के ऊपर। अच्छा, वो एक स्टेप आगे गए और उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, उसके बाद अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, हमने सेनेट के इंतखाबात के अंदर पार्टिसिपेट किया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया, और दूसरी साइड पे हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते रहे, ट्रिब्यूनल्स का दरवाज़ा खटखटाते रहे। हुकूमत चूँकि उस वक़्त बार बार आप कह लें कि इस बात के ऊपर थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप एक हद तक आगे जा सकते हैं और हम आगे चले गए। लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की पोजीशन ये है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात की बात करे, और जब वो स्पीच कर रहा हो तो उस वक़्त आपके सिटिंग MNAs और MPs को गिरफ़्तार किया जा रहा हो, वो हवालात के अंदर हों, तो ये मुज़ाकरात ना करने वाली बात थी। और दूसरी बात, मुज़ाकरात का तरीक़ाकार क्या होता है? मुज़ाकरात का तरीक़ाकार ये होता है कि आप एक टीम सेट करते हैं, टीम एक्सक्यूज़ मी, टीम सेट करने के बाद आप अनाउंस करते हैं और आप फ़रीक़े मुखालिफ से कहते हैं कि जी आप अपने मुतालबात लेके टेबल पर आएँ, हम अपने मुतालबात ला के टेबल। आज तक हुकूमत की तरफ से इस तरह की चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं हुई। परवेज़ खटक साहब थे, असद कैसर साहब थे, मैं ये निगरान हुकूमत की बात कर रही हूँ, उस दौरान हुआ था, लेकिन फिर उसके ऊपर जो बैक किया गया था वो आप लोगों की तरफ से ही हुआ था, और अभी भी इसी तरह की बात। मैं चूँकि उस वक्त मुझे मुहर्रिकात का इल्म नहीं है कि क्यों बैक हुआ, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। आप कहते हैं कि जब हुकूमत, हम मुज़ाकरात जब करेंगे
जब मैंडेट वापस करेंगे, जब हमारी 180 सीटें होंगी, जब हुकूमत बात तो हुकूमत ने करनी है ना जी। हम हुकूमत से कहते हैं बैठ के बात करें। कौन बात करेगा सर? नहीं, अपनी हुकूमत आपको देगा, कौन बात करेगा सर? वो तो हम देखें मेरिट पे जाके बैठ के बात करेंगे ना उनके साथ। हमारे जो मुतालिबात हैं, मेरा नुक्ता नज़र ये है, और खान साहब का भी उस टाइम पे यही था कि जब हमारे मुतालिबात टेबल पे हम रखेंगे तो वो उन मुतालिबात में से 2-3 मुतालिबात ही ऐसे हैं कि हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट को टेबल पे लाना पड़ेगा। मसलन साना 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी, मसलन फॉर्म 45-47, मसलन हमारे गिरफ्तार कारकुनान उनकी रहाई और उनके ऊपर टॉर्चर बंद किया जाए। इनमें 2-3 चीज़ें डायरेक्ट ऐसी हैं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। हमारा नुक्ता नज़र ये था कि हुकूमत 1 स्टेप अहेड जाते हुए मुज़ाकरात के लिए को अमली इक़दामात करेगी और उन अमली इक़दामात के किए जाने के बाद सबॉर्डिनेट है एस्टेब्लिशमेंट, पाबंद है हुकूमत वक्त की। हुकूमत वज़ीर आज़म जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब वज़ीर आज़म साहब बुलाएंगे वो बैठेंगे तो मुज़ाकरात हो जाएंगे। क्या गारंटी है अगर हुकूमत तश्कील दे देती है एक कमेटी कि आप लोगों के साथ मुज़ाकरात किया जाए, क्या गारंटी है इसकी कि खान साहब उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, आपने बात की थी ना फॉर्म 45 और 47 की, मेन मसला तो यहीं पर बनना है आके। हम हुकूमत से ये कहेंगे, मैं अपने तय आपको बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से ये कहूँगा आप ऐसे करें, मेरे हल्के की रिकाउंटिंग करवा लें अगर आपके उम्मीदवार को शक है, या अगर वो क्लेमेंट है वहाँ पर कोई, आल दो कि वहाँ पर मार्जिन इतना ज़्यादा 43,000 का कि वो रिकवरेबल नहीं है और राजा साहब ने उसे चैलेंज भी नहीं किया। लेकिन जिन चीज़ों के और जिन सीटों के ऊपर हमारा है, आप भी हुकूमत भी कुछ सीटों के ऊपर क्लेम करती है ना, उनके बहुत सारे नुमाइंदगान, राना सनाउल्लाह ने, मियाँ जावेद लतीफ़ ने, इन तमाम लोगों ने कहा हम उसका फ्रेंजिक बाय ऑल मीन्स करवा सकते हैं। अगर हुकूमत हमारी डिमांड के ऊपर हमारी सीटों का जो हम डिमांड करते हैं कि हमारी हैं, आप उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखें, इस्लामाबाद के 3 हल्के खुले, ट्रिब्यूनल के अंदर गए, वहां पर नून लीग के एमएलए तय होंगे। हामिद साहब, ये सारी चीजें तय होंगी जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। टॉक शोज के जरिए तो मैसेजेस कन्वे नहीं होंगे ना कि वहां से हुकूमत सोचे कि जी ठीक है यहाँ से कहा जा रहा है कि ये कर लें तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात करें। हम तो मुज़ाकरात के लिए हमने तो पार्लियामेंट को भी तस्लीम किया, हम पार्लियामेंट का हिस्सा भी बने, हमने पार्लियामेंट के तमाम जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बने, हम प्रेसिडेंशियल इंतखाब का हिस्सा बने। किसी जगह पर जाकर तो हमें भी ब्रेक लगानी है। इनफैक्ट आप लोगों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है वो हुकूमत से या पार्लिमानी पार्टी से मुज़ाकरात के लिए नहीं बनाई गई है, वो भी आप लोगों का जो फोकस है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। ये कमेटी आप ट्रांसफर करें, रेफर करें। फिर आपसे किसने कहा? अगर हुकूमत अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज भी फ्लोर ऑफ द हाउस बात की, अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर को भेज दे तो आप बताएं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? आप बताइए। नहीं हो सकते नहीं, फिर किन से हो सकते हैं आप बताएं? फिर जिनसे होने हो फिर हो जाएंगे उनसे। नहीं, आप क्या समझते हैं कौन होने चाहिए? संजीदगी हुकूमत देखें, बाल हमेशा हुकूमत की कोर्ट में होती है, जो भी हुकूमत हो। ये आपकी बात नहीं है, पिछली हुकूमत में भी अगर कोई मामला था तो 1 स्टेप अहेड हुकूमत ने ही जाना होता है। अपोजिशन, हम यहाँ पर उल्टा केस हुआ कि हम 1 नहीं 2 3 4 स्टेप अहेड चले गए। हुकूमत की तरफ से सिर्फ ये है, वजीर दाखिला साहब फ्लोर ऑफ द हाउस आए, वहां पर एक वजीर सेनेट में फ्लोर ऑफ द हाउस आए, बयान दे दें। हुकूमत ने भी सिवाय बयानबाजी के और कौन से इकदाम, अब मुझे आप ये बताएं जो कुछ पंजाब में किया जा रहा है, जो पंजाब की वज़ीर आला कर रही है, मुझे लेना है, ब्रेक की कॉल मुझे दी जा रही है। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये डेडलॉक खत्म नहीं होगा तो फिर ये जो सियासी तनाव है ये कैसे खत्म होगा?